चलिए हम देखते हैं साइंस के एनसीईआरटी क्लास 9 के 5 चैप्टर है। चैप्टर के नाम है जीवन की मौलिक इकाई द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। देखते हैं कॉर्क की पतली कांट के अवलोकन पर रॉबर्ट हुक ने पाया कि उनमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ है जिनकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी प्रतीत होती है। कॉर्क एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। सन 1665 में हुक ने इससे स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा था। रॉबर्ट हुक ने इन प्रकोष्ठकों को कोशिका कहा, यानी सेल लैटिन शब्द है, कोशिका लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है छोटा कमरा। उपर्युक्त घटना छोटी तथा अर्थहीन लगती है लेकिन विज्ञान के इतिहास में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। इस प्रकार सबसे पहले हुक ने देखा कि सजीवों में अलग अलग एकक होते हैं और इन एककों का वर्णन करने के लिए जीव विज्ञान में कोशिका शब्द का प्रयोग आज तक किया जा रहा है और किया जाता है। आओ कोशिका के विषय में और जानकारी हम प्राप्त करते हैं। सजीव किससे बने होते हैं, क्रियाकलाप से देखते हैं। प्याज का एक छोटा टुकड़ा लो और चिमटी की सहायता से हम प्याज की अवतल सतह की ओर यानी भीतरी सतह में झिल्ली उतार सकते हैं और इस झिल्ली को तुरंत पानी वाले वाच ग्लास में रख लेते हैं और इससे झिल्ली मुड़ने अथवा सूखने में बच जाएगी। और हम इस झिल्ली से क्या करेंगे देखते हैं। एक कांच की स्लाइड लो और इस पर पानी की एक बूंद डालो। अब वाच ग्लास में रखी झिल्ली के इस छोटे टुकड़े को एक स्लाइड पर रख लो और यह ध्यान रहे कि झिल्ली बिल्कुल सीधी हो। एक पतला पेंट ब्रश इस झिल्ली को स्लाइड पर रखने में आपकी सहायता कर सकती है। अब इस पर एक बूंद सेफ्रामाइन की डालो और इससे कवर स्लिप से ढक दो और कवर स्लिप को सुई की सहायता से इस प्रकार रखें जिससे कि इसमें वायु के बुलबुले न आने पाए और अपने अध्यापक से सहायता ले सकते हैं। हमने प्याज की झिल्ली की अस्थायी स्लाइड बनाने हैं और अब हम इसे पहले कम शक्ति वाले तथा उसे के बाद उच्च शक्ति वाले संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे। आपको क्या देखा? क्या आप जो संरचना सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखते हैं उसे कागज पर खींच सकते हैं? क्या यह चित्र 5.2 जैसी दिखाई देती है? अब हम विभिन्न आकार वाली प्याज को झिल्लियों में अस्थायी स्लाइड बनाएंगे। क्या हम क्या देखते हैं? क्या हम एक समान संरचनाओं को देखते हैं अथवा भिन्न भिन्न? ये संरचनाएं क्या हैं तो देखें, ये सभी संरचनाएं एक जैसी दिखाई देती है। ये सभी मिलकर एक बड़ी संरचना यानी सल्क कंद बनाते हैं जैसे प्याज। इस क्रियाकलाप से हमें पता चलता है कि विभिन्न आकार के प्याज में सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर एक जैसी संरचनाएं दिखाई देती है। प्याज की झिल्ली एक कोशिका एक समान है। प्याज के आकार से इसका कोई संबंध नहीं है। ये छोटी छोटी संरचनाएं जो हम देख रहे हैं सल्क कंद प्याज को मूलभूत इकाई है। इन संरचनाओं को कोशिका कहते हैं। न केवल प्याज बल्कि जितने भी जीव जंतु हम अपने आसपास देखते हैं वे सभी कोशिकाओं से बने होते हैं। यद्यपि कुछ जीव एक कोशिश भी होते हैं। आवर्धक लेंस की खोज के बाद सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार संभव हो सका। यह पता चलता है कि एकमात्र कोशिका स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव जैसे अमीबा, क्लेमिडोमोनस, पैरामीशियम तथा बैक्टीरिया हो सकती है और इन सजीवों को एक कोशिकीय जीव कहते हैं। इसके अतिरिक्त बहुकोशिक जीवों में अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न कार्यों को संपन्न करने हेतु विभिन्न अंगों का निर्माण करती है। इसके कुछ उदाहरण हैं फंजाई यानी कवक, अनुपादप एवं जंतु। क्या हम कुछ और एक कोशिक जीवों के विषय में पता कर सकते हैं? प्रत्येक बहुकोशिक जीव एक कोशिका से ही विकसित हुआ है। कैसे? कोशिकाएं विभाजित होकर अपनी ही जैसी कोशिकाएं बनाती है और इस प्रकार सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से भिन्न होती हैं।
कोशिका का सबसे इसे भी हम जानते हैं। तो कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने 1665 में लगाया और उसने कोशिका को कर्क की पतली काट में अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा और ल्यूवेन हग ने 1674 में ल्यूवेन हक ने सबसे पहले उसने उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका का पता लगाया। रॉबर्ट ब्राउन ने 1861 में कोशिका में क्रेक का पता लगाया। जे.ई. पुरोकंज ने 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव का नाम दिया। दो जीव वैज्ञानिक एम स्लीडन 1838 तथा टी श्वान 1839 में इन दोनों ने कोशिका सिद्धांत के विषय में बताया और इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से बने हैं और वे जीव की मूलभूत इकाई हैं। बिरचो ने 1855 में बिरचो ने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया। उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिका से बनती है। 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका की जटिल संरचना तथा बहुत से अंगों को समझना संभव हो सका। क्रियाकलाप से देखें हम पतली सी झिल्ली प्याज के मूलाग्र अथवा विभिन्न आकार के प्याज की झिल्ली और अस्थायी स्लाइड बना सकते हैं। उपर्युक्त क्रियाकलाप करने के बाद निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्या सभी कोशिकाएं आकार तथा आकृति की दृष्टि से एक जैसी दिखाई देती है? क्या सभी कोशिकाओं की संरचना एक जैसी दिखाई देती है? क्या पादप के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली कोशिकाओं में कोई अंतर है? हमें कोशिका में क्या समानता दिखाई देती है? कुछ जीवों में भी विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं भी हो सकती है। निम्नलिखित तस्वीरों को देखें और ये मानव शरीर की कुछ कोशिकाएं ही हैं, जैसे चिकनी पेशी कोशिका, रुधिर कोशिका, तंत्रिका कोशिका, अस्थि कोशिका, शुक्राणु है, अंडाणु है, वासा कोशिका है। कोशिकाओं की आकृति तथा आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं। कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती है, जैसे एक कोशिश अमीबा। कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है और प्रत्येक प्रकार की कोशिका के लिए विशिष्ट होता है। उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिका। प्रत्येक जीवित कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है जो सभी सजीवों का गुण है। एक जीवित कोशिका में मूलभूत कार्यों कैसे करती है? हम जानते हैं कि बहुकोशिक जीवों में श्रम विभाजन होता है, जैसे कि मनुष्यों में। इसका अर्थ यह है कि शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न कार्य करते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर में हृदय रुधिर को पंप करता है तथा आमाशय भोजन का पाचन करता है। इसी प्रकार एक कोशिका में भी श्रम विभाजन होता है। वास्तव में ऐसी प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होती है जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है, जैसे कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन आदि। इन कोशिकांगों के कारण ही एक कोशिका जीवित रहती है और अपने सभी कार्य करती रहती है। ये कोशिकांग मिलकर एक मूलभूत इकाई बनते हैं जिसे कोशिका कहते हैं। यह बड़ा रुचिकर है कि सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग होते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके कार्य क्या है अथवा वे किस जीव में पाई जाती है। प्रश्न उठना है कि कोशिका की खोज किसने और कैसे की? कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? उसके बाद देखते हैं कोशिका किससे बनी होती है, कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है। तो हमने देखा कि कोशिका में विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। कोशिकांग कैसे संगठित होती है? यदि हम कोशिकांग का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी से करें तो हमें लगभग प्रत्येक कोशिकाओं में 3 गुण दिखाई देते हैं। प्लेज्मा झिल्ली, केंद्रक तथा कोशिका द्रव। कोशिका के अंदर होने वाली समस्त क्रियाकलाप तथा बाह्य पर्यावरण से परस्पर क्रिया इन्हीं गुणों के कारण संभव है। आओ देखें कैसे होता है। प्लेज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली देखें। यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है जो कोशिका के घटक को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। प्लेज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है। यह अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है। कोशिका झिल्ली को इसलिए वर्णात्मक परगम्य झिल्ली कहते हैं
क्योंकि ये कुछ पदार्थों को अंदर और बाहर आने जाने देती है। यह अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है। इस कोशिका झिल्ली को इसीलिए वर्णनात्मक परागम्य झिल्ली कहते हैं। कोशिका में पदार्थ की गति कैसी होती है? पदार्थ कोशिका से बाहर कैसे आते हैं? कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं। हम पिछले अध्याय में विसरण की प्रक्रिया के विषय में पढ़ चुके हैं। हमने देखा था कि पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। कुछ इसी प्रकार की प्रक्रियाएं कोशिका में होती है। उदाहरण के लिए जब कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड यानी जो एक कोशिकीय अपशिष्ट है और जिसका निष्कासन आवश्यक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका में एकत्र हो जाती है तो उसकी सांद्रता बढ़ जाती है। कोशिका के बाह्य पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कोशिका में स्थिर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता की अपेक्षा कम होती है। जैसे कि कोशिका के अंदर और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में अंदर होता है, उसी समय उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण द्वारा कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। इसी प्रकार जब कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है तो वो ऑक्सीजन बाहर से कोशिका में विसरण द्वारा अंदर चली जाती है। अंततः कोशिका तथा बाह्य ऑक्सीजन में गैसों के आदान प्रदान में विसरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जल भी विसरण के नियमों के अनुकूल व्यवहार करता है। जबकि अणुओं की गति जब विभेदक वर्णनात्मक परिगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली से जल की गति जल में घुली पदार्थों की मात्रा के द्वारा कारण भी प्रभावित होती है। इस प्रकार प्रसारण की क्रिया में जल का नेट विसरण एक विभेदक वर्णनात्मक परागम्य झिल्ली के द्वारा उच्च विलय सांद्रता की ओर होती है। यदि हम किसी जंतु कोशिका अथवा पादप कोशिका को शक्कर अथवा नमक के विलयन में देखें तो क्या होगा? निम्नलिखित 3 घटकों में से एक घटना हो सकती है। पहला है यदि कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम अर्थात जल में शक्कर अथवा नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा ज़्यादा है उसमें रखा गया तो जल प्रसारण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। ऐसे विलयन को अल्प प्रसारण दाबी विलयन कहते हैं। जल के अणु कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आवागमन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, लेकिन कोशिका के अंदर जाने वाले जल की मात्रा कोशिका से बाहर आने वाले जल की मात्रा से अधिक होगी। इस प्रकार शुद्ध परिणाम यह होगा कि जल कोशिका के अंदर गया, इससे कोशिका फूलने लगेगी। उसके बाद यदि कोशिका को ऐसे माध्यम विलयन में रखा जाए जिसमें बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो तो कोशिका झिल्ली से जल में कोई शुद्ध गति नहीं होगी। इसे विलयन को संपरासारी विलयन कहते हैं। जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आता जाता है, लेकिन जल की ओर मात्रा अंदर गई उतनी ही बाहर आ जाती है। इस प्रकार व्यापक रूप से जल की कोई गति नहीं हुई, इसलिए कोशिका के मापन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तीसरा, यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है तो जल प्रसारण द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगा। ऐसे विलयन को अतिप्रसारणवादी विलयन कहते हैं। पुनः जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आ जा सकता है, लेकिन इस स्थिति में कोशिका से अधिक जल बाहर आएगा और कम जल अंदर जाएगा, इसलिए कोशिका सिकुड़ जाएगी। प्रसारण इस प्रकार विसरण की एक विशिष्ट विधि है जिसमें वर्णनात्मक झिल्ली द्वारा गति होती है। और निम्नलिखित क्रियाकलाप से देखें। अंडा से प्रसारण करें तो अंडे को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालकर उसके कवक को हटाइए। इसका कवक अधिकांश कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और एक पतली बाह्य त्वचा यानी झिल्ली अब अंडे को घेरे रखती है। अंडे को शुद्ध जल में रखो और 5 मिनट के बाद इसका अवलोकन करो। आप क्या देखते हैं? अंडा फूल जाता है क्योंकि प्रसारण द्वारा जल अंडे के अंदर चला जाता है। उसके बाद भी देखें, इसी प्रकार का एक
कवच रहित अंडा नमक के साद्रित विलयन में रखो और 5 मिनट तक उसका अवलोकन करो। अंडा सिकुड़ जाता है। क्यों? जल अंडे से निकलकर नमक के विलयन में आ जाता है क्योंकि नमक का घोल अधिक साद्रित है। इस प्रकार की क्रियाकलाप हम सूखी किशमिश अथवा खुबानी से भी करने का प्रयत्न कर सकते हैं। क्रियाकलाप देखिए 5.4 देखें तो सूखी किशमिश अथवा खुबानी को केवल जल में रखो और उसे कुछ समय के लिए छोड़ दो। उसके बाद उसे शक्कर अथवा नमक के साद्रित विलयन में रखो। आपने निम्नलिखित अंतर देखेंगे। जब उन्हें जल में रखा गया तो वे जल ग्रहण करके फूल गए और जब उन्हें साद्रित घोल में रखा गया तो वे जल को बाहर निकालकर सिकुड़ गए। एक कोशिकीय अल्वर्णीय जलीय जीवों तथा अधिकांश पादप कोशिकाएं प्रसारण द्वारा जल ग्रहण करते हैं और पौधे के मूल द्वारा जल का अवशोषण प्रसारण का एक उदाहरण है। इस प्रकार कोशिका के जीव में विसरण जल तथा गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त वितरण कोशिका को अपनी बाहरी पर्यावरण के पोषण ग्रहण करने में सहायता करता है। कोशिका से विभिन्न अणुओं का अंदर आना तथा बाहर निकलना भी विसरण द्वारा ही होता है। इस प्रकार के परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है और कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली की रचना हम केवल इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। इस कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिक जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करती है। ऐसी प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है। क्रियाकलाप 5.5 देखिए विद्यालय के पुस्तकालय अथवा इंटरनेट से इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी के विषय में पता करें। इसके विषय में अपने अध्यापक से चर्चा करें। प्रश्न उठता है कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी जैसी पदार्थ कोशिका से कैसे अंदर तथा बाहर जाती है, इस पर चर्चा करें। और दूसरा है प्लाज्मा झिल्ली को वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं। कोशिका भित्ति देखें। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है और यह पौधों की संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। जब किसी पादप कोशिका में परागण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। इस घटना को जीव द्रव संकुचन कहते हैं। हम इस परिघटना को निम्न क्रियाकलाप से देख सकते हैं। क्रियाकलाप से देखें। तेहड़ियों की पत्ती की झिल्ली को पानी में रखकर एक स्लाइड बनाओ और इसे उच्च शक्ति वाले सूक्ष्मदर्शी से देखो। छोटे छोटे हरे कण दिखाई देंगे। इन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं और इनमें एक हरा पदार्थ होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। इस स्लाइड पर शक्कर तथा नमक का सांद्र विलयन डालो। 1 मिनट प्रतीक्षा करो और इसे सूक्ष्मदर्शी से देखो। हम क्या देखते हैं? अबड़ियों की पत्तियों को कुछ मिनट तक जल में उबालो और इससे पत्तियों की सभी कोशिका मर जाएगी। अब एक पत्तियों को स्लाइड पर रखो और उसे सूक्ष्मदर्शी से देखो। स्लाइड पर रखी इस पत्ती पर शक्कर अथवा नमक का सांद्र विलयन डालो। 1 मिनट प्रतीक्षा करो और पुनः सूक्ष्मदर्शी से देखो। हम क्या देखते हैं? क्या अब जीव द्रव कुचन हुआ है। इस क्रियाकलाप से क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे पता लगता है कि केवल जीवित कोशिका में ही परागण द्वारा जल अवशोषण की क्षमता होती है, न कि मृत कोशिकाओं में। कोशिका भित्ति पौधा, कवक तथा बैक्टीरिया के कोशिकाओं को अपेक्षाकृत कम तनु विलयन यानी अपसारण दाबी विलयन में बिना फटे बनाए रखती है। ऐसे माध्यम से कोशिका प्रसारण विधि द्वारा पानी लेती है, कोशिका फूल जाती है और कोशिका भित्ति के ऊपर दबाव डालती है। कोशिका भित्ति भी फूली हुई कोशिका के प्रति समान रूप से दबाव डालती है। कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिकाएं परिवर्तनीय माध्यम को जंतु कोशिका की अपेक्षा आसानी से सहन कर सकती है। केंद्र पे देखें। आपको याद होगा कि हमने
प्याज के झिल्ली की अस्थायी स्लाइड बनाई थी और हमने इस झिल्ली पर आयोडीन की बूंद भी डाली थी। क्यों? यदि हम बिना आयोडीन के स्लाइड देखें तो हम क्या देखेंगे? प्रयत्न करो और देखो कि क्या अंतर है। जब हमने आयोडीन का घोल डाला तो क्या प्रत्येक कोशिका समान रूप से रंगीन हो गई थी? कोशिका के विभिन्न भाग रासायनिक संगठन के आधार पर विभिन्न रंगों में रंगे जाते हैं। कुछ क्षेत्र अधिक गहरे रंग के प्रतीत होते हैं तथा कुछ कम। कोशिकाओं को रंगने के लिए हम आयोडीन विलयन के अतिरिक्त सेफ्रानिन अथवा मेथिलीन ब्लू विलयन का भी उपयोग कर सकते हैं। हमने प्याज की कोशिकाओं को देखा है। आओ हम अब अपने शरीर से ली गई कोशिकाओं को देखें। क्रियाकलाप से देखें। कांच की एक स्लाइड लो और उस पर एक बूंद पानी रखो। आइसक्रीम खाने वाले चम्मच से अपने गाल के ऊपर की खाल को धीरे से खुरचो अथवा चम्मच पर कोई वस्तु चिपक गई है और उसके बाद सुई की सहायता से इसे स्लाइड पर समान रूप से फैलाकर रखो और इसे रंगने के लिए एक बूंद मेथिलीन ब्लू को डालो। सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन करने के लिए स्लाइड तैयार है और इस पर कवर स्लिप रखना न भूलें। और क्या हम देख पाते हैं? कोशिका की आकृति कैसी है? इस आकृति को एक पेपर यानी कागज पर बनाएं। क्या आप कोशिका के मध्य में एक गहरे रंग वाले गोलाकार अथवा अंडाकार डॉट की तरह की संरचना देख पाते हैं? इस संरचना को केंद्रक कहते हैं। क्या इसी प्रकार की संरचना प्याज की झिल्ली में भी थी? केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत पर एक अस्तर होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक के अंदर का कोशिका द्रव्य केंद्रक के बाहर जा पाता है। कोशिका द्रव्य के विषय में हम अनुभाग 5.2.4 में पढ़ेंगे। और केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं जो कोशिका विभाजन के समय छराकार दिखाई पड़ते हैं। क्रोमोसोम में आनुवंशिक गुणों की जो सूचना होती है वे माता पिता से डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोट न्यूक्लिक अम्ल अणु के रूप में अगली संतति में जाती है। क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण का संगठन की सभी आवश्यकताएं सूचनाएं होती हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं जो कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती है उसमें यह डीएनए क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहता है। क्रोमेटिन पदार्थ आगे की तरह की संरचना के एक जाल का पिंड होता है। जब कभी भी कोशिका विभाजित होने वाली होती है तब यह क्रोमोसोम में संगठित हो जाती है। कुछ जीवों में कोशिकीय जनन में केंद्रक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इस प्रक्रिया में एक अकेली कोशिका विभाजित होकर भी नई कोशिकाएं बनाती है। यह कोशिका के विकास और परिपक्व को निर्धारित करता है तथा साथ ही सजीव कोशिका के रासायनिक क्रियाओं को भी निर्देशित करता है। बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में कोशिका का केंद्रीय क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता है। ऐसे अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र में केवल क्रोमेटिन पदार्थ होते हैं। ऐसे क्षेत्र को केंद्रकाय कहते हैं। जैसे जीव जिसकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती उसे प्रोकैरियो यानी प्रो आदि अथवा पूर्व कैरियोट बराबर केंद्रक। जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें यूकेरियोट कहते हैं और प्रोकैरियोट कोशिका में सभी चित्र यहाँ 5.4 में दर्शाया गया है। प्रोकैरियोट कोशिका में और भी अन्य कोशिकाएं द्रव्य अंगन नहीं होते हैं जो कि यूकेरियोटी कोशिकाओं में होते हैं। ऐसे अंगों के अनेक कार्य भी एक कोशिका द्रव्य के संगठन भागों द्वारा ही किए जाते हैं और प्रकार संश्लेषी बैक्टीरिया में
क्लोरोफिल झिल्लीदार पुट्टी यानी थैली की तरह की संरचना के साथ होता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में क्लोरोफिल एनोप्लास्टिड में होता है। अनुभाग में इसको हम देखेंगे, अनुभाग 5 में देखेंगे। देखते हैं अनुभाग में। तो जब हमने प्याज की झिल्ली तथा मनुष्य के गाल की कोशिका के स्लाइड को देखा, तब हमें प्रत्येक एक कोशिका में एक बड़ा क्षेत्र दिखा जो कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ था और इस क्षेत्र में बहुत हल्का धब्बा था। इसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ है। इसमें बहुत से विशिष्ट कोशिका के घटक होते हैं जिन्हें कोशिका का अंगक कहते हैं। प्रत्येक अंगक कोशिका के लिए विशिष्ट कार्य करते हैं। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों को मिलकर जीव द्रव्य कहते हैं। कोशिका अंगक झिल्ली युक्त होते हैं और प्रोकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक केंद्रक के अतिरिक्त झिल्ली युक्त अंगक भी होते हैं, और जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रीय झिल्ली तथा झिल्ली युक्त अंगक होते हैं। झिल्ली की सार्थकता वायरस के उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं। वायरस में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती और इसलिए इसमें जीवन के गुण तब तक लक्षित नहीं होते जब तक कि यह किसी सजीव के शरीर में प्रविष्ट करके कोशिका की मशीनरी का उपयोग कर अपना बहुगुणन नहीं कर लेते। प्रश्न उठता है, क्या अब आप निम्नलिखित तालिका में दिए गए रिक्त स्थानों को भर सकते हैं जिसमें कि प्रोकैरियोटिक तथा यूकेरियोटिक कोशिका में अंतर स्पष्ट हो सकते हैं। कोशिका अंगक देखें। कोशिका अंगक में देखें तो प्रत्येक कोशिका के चारों ओर अपनी झिल्ली होती है और जिससे कि उसमें स्थिर पदार्थ बाह्य पर्यावरण से अलग रहे। बड़ी तथा जटिल कोशिका जिसमें बहुकोशिक जीवों की कोशिका भी शामिल है को भी उससे भी उपाचयी क्रियाओं की बहुत आवश्यकता होती है जिससे कि वे जटिल संरचना तथा कार्य को सहारा दे सके। इन विभिन्न प्रकार की उपाचयी क्रियाओं को अलग अलग रखने के लिए ये कोशिकाएं झिल्ली युक्त छोटी छोटी संरचनाओं यानी अंगक का उपयोग करती है। ये यूकेरियोटिक कोशिकाओं का एक ऐसा गुण है जो उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से अलग करता है। इनमें से कुछ अंगक केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है। हमने पिछले अनुभाग में केंद्रक के विषय में पढ़ा और अंतर्द्रव्यी जलिका, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया तथा प्लास्टिड कोशिका अंगकों के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जिन पर हम विचार करेंगे। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कोशिकाओं के बहुत निर्णायक कार्य करते हैं। अनुभाग में देखें फिर अंतर्द्रव्यी जलिका देखें, ER देखें तो अंतर्द्रव्यी जलिका झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सीट का एक बहुत बड़ा तंत्र है। ये लंबी नलिका अथवा गोल या आयताकार थैली यानी पुटिकाओं की तरह दिखाई देती है। अंतर्द्रव्यी जलिका की रचना की प्लाज्मा झिल्ली के समरूप होती है। अंतर्द्रव्यी जलिका दो प्रकार की होती है, खुरदरी अंतर्द्रव्यी जलिका RER और तथा चिकनी अंतर्द्रव्यी जलिका SER। RER सूक्ष्मदर्शी से देखने पर खुरदरी दिखाई पड़ते हैं क्योंकि इस पर राइबोसोम लगे होते हैं। राइबोसोम पर प्रोटीन संश्लेषित होते हैं। RER तैयार प्रोटीन को आवश्यकता अनुसार ER के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेजा जाता है। SER वसा तथा लिपिड अणुओं के बनने में सहायता करती है। यह कोशिकाओं की क्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्लियों को बनाने में सहायता करते हैं। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। कुछ अन्य प्रोटीन तथा वसा एंजाइम एवं हार्मोन की भांति कार्य करते हैं। यद्यपि विभिन्न कोशिकाओं में ER भिन्न रूपों में दिखाई देते हैं परंतु सदैव एक जलिका तंत्र का निर्माण करते हैं।
इस प्रकार ER का एक कार्य कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य अथवा कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों तथा केंद्रक के मध्य पदार्थ यानी मुख्यतः प्रोटीन इनके परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य करना है। ER कोशिका की कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए कोशिका द्रव्य ढांचे का कार्य करती है। एक वर्ग के जंतुओं जिन्हें केशुरुकी भी कहते हैं, इसे हम अध्याय 7 में देखेंगे। तो इसे कहते हैं तो ये आकृति के कोशिकाओं में SER के विष तथा दवा को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसके बाद लॉजिकी उपकरण देखें तो गोल्जी उपकरण तो मैकिलो-गोल्जी द्वारा वर्णित गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का एक तंत्र है जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से सजी रहती है, जिन्हें कुंडिका कहते हैं। इन झिल्लियों का संपर्क ER झिल्लियों से होता है और इसलिए जटिल कोशिकाएं झिल्ली तंत्र के दूसरे भाग को बनाती हैं। चित्र में दर्शाया गया है पादप कोशिका। ER में संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं और उन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। इस कार्य में शामिल है पुटिका में पदार्थ का संचयन, रूपांतरण तथा बंद करना। कुछ परिस्थितियों में गोल्जी उपकरण में सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनती है। गोल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। लाइसोसोम देखें संरचनात्मक दृष्टि से लाइसोसोम में झिल्ली के घिरी हुई संरचना होती है, जिनमें पाचक एंजाइम होते हैं। RER इन एंजाइमों को बनाते हैं। लाइसोसोम कोशिका का अवशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। ये बाहरी पदार्थ एवं कोशिका अंगकों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करते हैं। कोशिका का अंदर आने वाले बाहरी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया अथवा भोजन तथा पुराने अंगक लाइसोसोम में चले जाते हैं, जो उन्होंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में जोड़ते हैं। कोशिकीय उपापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाती है और एंजाइम अपनी ही कोशिका को पाचित कर देते हैं। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। कैमिलो गोल्जी का जन्म 7 जुलाई 1843 को ब्रेशिका के समीप कोर्टनो में हुआ था। उन्होंने पविया विश्वविद्यालय में मेडिसिन का अध्ययन किया। 1865 में स्नातक यानी ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने पविया के सेंट मैथ्यू के अस्पताल में अध्ययन जारी रखा और उस समय उनकी सारी खोज तंत्रिका तंत्र से संबंधित थी। 1872 में उन्होंने एवियाटेग्रेशो के एक दीर्घकालिक रोग के अस्पताल में कुछ चिकित्सक उपाधिकारी का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने सबसे बड़ी अपनी खोज इस अस्पताल के किचन में तंत्रिका तंत्र की और उन्होंने इस छोटी सी किचन को प्रयोगशाला बना दिया। और उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था कि उन्होंने अकेली तंत्रिका तथा कोशिका संरचना को अभिरंगित करने की क्रांतिकारी विधि प्रदान की। इस विधि को ब्लैक रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। इस विधि में उन्होंने सिल्वर नाइट्रेट के तनु घोल का उपयोग किया था और विशेषतः यह कोशिका की कोमल शाखाओं की प्रक्रियाओं का मार्ग पता लगाने में महत्वपूर्ण था। सारा जीवन वे इसी दिशा में कार्य करते रहे और इस विधि में सुधार करते रहे। गोल्जी ने अपने शोध के लिए उच्चतम उपाधि तथा पुरस्कार प्राप्त किए। सन 1906 में उन्होंने सेंटियागो रेमोनी कजाल के साथ संयुक्त रूप से तंत्रिका तंत्र की संरचना कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार में सम्मानित किया गया।
माइटोकॉन्ड्रिया देखें, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली की बनी होती है। बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है, भीतरी झिल्ली बहुत अधिक बलित होती है। ये वलय एटीपी बनाने वाली रासायनिक क्रियाओं के क्षेत्र को बड़ा बनाती है। जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को जानने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी यानी एडिनोसिन टाइफास्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। एटीपी कोशिका की ऊर्जा है और शरीर नए रासायनिक यौगिकों को बनाने तथा यांत्रिक कार्य के लिए एटीपी में संचित ऊर्जा का उपयोग करता है। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अद्भुत अंगक है क्योंकि इसमें उसका नाम डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। अतः माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं। प्लेस्टिड देखें तो प्लेस्टिड केवल पादप कोशिका में होते हैं। प्लेस्टिड दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट यानी रंगीन प्लेस्टिड तथा ल्यूकोप्लास्ट यानी श्वेत तथा रंगीन प्लेस्टिड होते हैं। जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णन होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त विभिन्न पीले अथवा रंगीन रंग के वर्णक भी होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से अंगक है जिसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। क्लोरोप्लास्ट की भीतरी संरचना में बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती है जो स्ट्रोमा में स्थित होती है। स्लेपिड वाला संरचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लेस्टिड में भी अपना डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। रसधनिया देखें तो रसधनिया ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलिया है। जंतु कोशिका में रसधनिया छोटी होती है जबकि पादप कोशिका में रसधनिया बहुत बड़ी होती है। कुछ पौधों की कोशिकाओं की केंद्रीय रसधनिया की माप कोशिका के आयतन का 50% से 90% तक होती है। पादप कोशिका की रसधनिया में कोशिका द्रव्य भरा रहता है। अवरीय कोशिका को स्फीति तथा कठोरता प्रदान करते हैं। पौधों के लिए आवश्यक बहुत से पदार्थ रसधनिया में स्थित होते हैं। ये अमीनो अम्ल, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल तथा कुछ प्रोटीन हैं। एक कोशिश जीवों जैसे अमीबा की खाद्य रसधनिया में उनके द्वारा उपयोग में लाई गए खाद्य पदार्थ होता है। कुछ एक कोशिश जीवों में विशिष्ट रसधनिया अतिरिक्त जल तथा कुछ अपशिष्ट कार्यों को शरीर से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। प्रश्न उठता है कि क्या आप दो ऐसे अंगों का नाम बता सकते हैं जिनमें अपना अनुवांशिक पदार्थ होता है। दूसरा है, यदि किसी कोशिका का संगठन किसी भौतिक तथा रासायनिक प्रभाव के कारण नष्ट हो जाए तो क्या होगा। तीसरा है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। तीसरा है, कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। प्रत्येक कोशिका की अपनी एक संरचना होती है जिसके द्वारा वे विशिष्ट कार्य हैं जैसे श्वसन, पोषण तथा अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अथवा नई प्रोटीन बनाने में सहायता करते हैं। ऐसे उनकी झिल्ली तथा अंगों के विशिष्ट संरचना के कारण संभव हो पाता है। अंततः कोशिका सजीवों की एक मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। यह जीव की एक मूलभूत क्रियात्मक इकाई भी है। कोशिका विभाजन देखें, जीवधारियों में वृद्धि हेतु नई कोशिका बनती है और जिससे पुरानी मृत एवं क्षतिग्रस्त कोशिका का प्रतिस्थापन और प्रजनन हेतु युग्मक बनते हैं। नई कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन नामक दो मुख्य प्रकार की कोशिका विभाजन की प्रक्रिया है। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिससे अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि हेतु विभाजन होती है उसे सूत्री विभाजन कहते हैं। इस प्रक्रिया में प्रत्येक कोशिका जिसे मृत कोशिका भी कहते हैं विभाजन होकर दो समरूप संतति कोशिकाएं बनाती है, जिसे चित्र में दर्शाया गया है 5.7 में।
और संतति कोशिका में गुणसूत्र की संख्या मातृ कोशिका के समान होती है। यह जीवों में वृद्धि एवं ऊतकों के मरम्मत में सहायता करती है। जंतुओं और पौधों के प्रजनन अंगों अथवा ऊतकों की विशेष कोशिकाएं विभाजित होकर युग्म बनाते हैं, जो निषेचन के पश्चात संतति निर्माण करती है। यह एक अलग प्रकार की विभाजन है जिसे अर्धसूत्रण कहते हैं, जिसमें क्रमशः 2 विभाजन होते हैं। जब कोशिका अर्धसूत्र दोबारा विभाजित होती है तो इससे 2 की जगह 4 नई कोशिकाएं बनती है। नई कोशिकाओं में मातृ कोशिकाओं की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। क्या आप सोच सकते हैं कि संतति कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या क्यों आधी हो गई थी? हमने अभी तक क्या सीखा? कोशिका जीव की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है, ये सीखा था। उसके बाद कोशिका के चारों ओर प्लेज्मा झिल्ली होती है। ये झिल्लियाँ पीड़ित तथा प्रोटीन की बनी होती है। उसके बाद कोशिका झिल्ली कोशिका का सक्रिय भाग है। यह पदार्थों की गति को कोशिका के भीतर तथा बाहरी वातावरण से निर्मित करती है। उसके बाद पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। उसके बाद पादप की कोशिकाओं में स्थिर कोशिका भित्ति फंजाई तथा बैक्टीरिया को अल्प प्रसारण दाबी घोल में बिना फटे यानी माध्यम में बिना फटे जीवित रहने देती है। उसके बाद यूकेरियोट के केंद्रक दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग होता है। यह कोशिका की जीवन प्रक्रियाओं को निर्देशित करती है। उसके बाद ER अंतःकोशिकीय परिजीवन तथा परिवहन तथा उत्पादन सतह के रूप में कार्य करता है। उसके बाद गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त पुटिकाओं का स्तंभ है। यह कोशिका में बने पदार्थों की संरचना, रूपांतरण तथा पैकेजिंग करता है। उसके बाद कोशिका पादप कोशिकाओं में झिल्ली युक्त अंगक जैसे प्लेस्टिड होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, कोमोप्लास्ट तथा ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। उसके बाद कोमोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल होता है उन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट का प्राथमिक कार्य संचय होता है। अधिकांश परिपक्व द्वारा कोशिकाओं में एक बारीक केंद्रीय रसधानी होती है। यह कोशिका की स्फीति को बनाए रखती है और यह अपशिष्ट पदार्थों सहित महत्वपूर्ण पदार्थों का संचय करती है। उसके बाद प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोई भी झिल्ली युक्त अंगक नहीं होते। उनके क्रोमोसोम्स के स्थान पर न्यूक्लिक अम्ल होती है और उनमें केवल छोटे साइबोसोम अंगक के रूप में होता है। उसके बाद जीवनधारियों में का एक वृद्धि हेतु कोशिकीय विभाजित होती है।